कि एक सामयिक दृष्टिकोण जो वर्तमान बिहार की स्थिति परिस्थिति है, चाहे वो जमीन अधिग्रहण का मामला हो, प्राइस स्टेबलाइजेशन का मामला हो, किसानों का के लिए जो बाजार की व्यवस्था है, सरकारी अधिप्राप्ति का जो सवाल है खाद्यान्नों को लेकर के, इन मुद्दों को बिहार के राज्य के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत से विमर्श करना और उसके ऊपर एक प्रकाश डालना काफी आवश्यक है। मैं प्रोफेसर हिमांशु के बारे में संक्षिप्त परिचय दे दूं। प्रोफेसर हिमांशु नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के क्षेत्रीय विकास अध्ययन केंद्र में अर्थशास्त्र के सहायक प्रोफेसर हैं। वह नई दिल्ली के सेंटर दी साइंस ह्यूमन में अतिथि के विजिटिंग फेलो हैं। जेएनयू में से पहले वो सेंटर दी साइंस ह्यूमन में इकोनॉमिक्स के रिसर्चर्स रहे हैं और उससे पहले लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी एशिया रिसर्चर के फेलो रह चुके हैं। वह विस्तृत रूप से अपने शोध के कार्यों में गरीबी, असमानता, रोजगार, खाद्य सुरक्षा और कृषि परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को के ऊपर विमर्श और उसके बारे में लिखते और पढ़ते रहे हैं। वे विभिन्न सरकारी समितियों से भी जुड़े हुए हैं, जिनमें गरीबी के अवलोकन और उसके असेसमेंट के लिए जो तेंदुलकर समिति बनी थी, और उसके साथ साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी उद्योग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, इन सब जगहों पर उनका एक लंबा अनुभव रहा है। वह कई अखबारों में भी अपना लेखन समय समय पर करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार को लेकर के जो उनका लगाव है जेएनयू में रहते हुए, उसकी वजह से बिहार के अंदर एक बड़ा विमर्श वो अपने मित्रों के माध्यम से और अपने छात्रों के माध्यम से यहाँ पे स्थापित करते रहते हैं। तो मैं शुक्रिया करूंगा हिमांशु जी का कि उन्होंने आज समय निकाला और दिल्ली से आए हैं हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। और हम सभी उम्मीद करते हैं कि वर्तमान की जो राजनीतिक सामाजिक परिस्थिति है, उस सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति में जो सामयिक हस्तक्षेप होना चाहिए एक राजनीतिक दल के माध्यम से, और बिहार के अंदर किसानों का जो एक बड़ा मूवमेंट होना चाहिए बिहार की कृषि की विसंगतियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर के, उस पर वो अपना प्रकाश डाले। हिमांशु जी। धन्यवाद शाश्वत, और आयोजकों को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस बैठक और इस मीटिंग का आयोजन करने के लिए मुझे लगता है कि इस तरीके की चर्चा बिहार में इलेक्शन के पहले ही नहीं बल्कि लगातार होते रहनी चाहिए, और अगर ये एक सिलसिला जारी रहा तो कुछ न कुछ इसका हल निकल ही जाएगा। एक समस्या तो है, दो बड़े बड़े लोग बोल चुके हैं मेरे पहले, मनीष भी बोल चुके हैं और विकास भी बोल चुके हैं, तो ज़्यादा कुछ बोलने के लिए फिर उसमें बच नहीं जाता है। और मैं आप लोगों को एक और अच्छे प्रेजेंटेशन से वंचित भी नहीं रखना चाहता हूं, जो कि होने वाला है मेरे बाद, वो प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे बोलने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, पर फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। कृषि के मामले में ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि विकास ने काफ़ी डिटेल्ड में बता दिया है उस बारे में, मनीष ने भी उसमें काफ़ी डिटेल में आपको बता दिया है। संक्षेप में 3 चीज़ें सिर्फ बताऊंगा। किसान व्यापारी है, किसान जो है वो चैरिटी प्रोग्राम नहीं चला रहा है, वो जो है कोई संस्था नहीं चला रहा है, वो रोजी रोटी कमाने का कोशिश कर रहा है। और अगर आप किसान को व्यापारी समझेंगे और किसान को आप ये मान के चलेंगे कि कृषि उसकी जीवन यापन का स्रोत है, तो आपको सारी समस्या का हल वैसे ही मिल जाएगा। जैसे बाकी व्यापारी होता है वैसा ही किसान भी है, और उसको भी जो है मुनाफा कमाना है। वो जो है वो कोई बैठ के यहाँ पे दान पूजा में नहीं लगा हुआ है कि हम अपना पूरा जीवन दान कर देंगे जनता के कुर्बानी कर देने के लिए और बाकी लोग जो है मुनाफा कमाएंगे, वैसा नहीं होने वाला है। किसान को भी मुनाफा मिलना चाहिए, उसका हक है जैसे बाकी किसी का हक होता है। सरकार का काम सिंपल सा है, अगर किसान कर रहा है, किसान अपनी मेहनत लगा रहा है, तो उसको उसके काम का उचित अधिकार मिलना चाहिए। सिंपल प्रिंसिपल है, ये सरकार जो है वो नियम लगाती है
न्यूनतम मजदूरी की दर होती है मजदूरी के लिए, बाकी सब के लिए अपना रेगुलेशन आप लगाते हैं। किसान को भी उसकी मजदूरी की मिलनी चाहिए, कीमत मिलनी चाहिए मुनाफे के साथ। ये चीज़ तय करना सरकार का जिम्मेवारी है। सरकार कैसे करे ये सरकार समझे। सरकार को हमने इलेक्ट कर दिया है, फिर सरकार इसको करे, लेकिन ये करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए जो बाजार की व्यवस्था करनी है, एपीएमसी करे, मंडी करे, जैसे भी करे, ये सरकार को करना चाहिए, करना पड़ेगा। बिहार के लिए ये अति आवश्यक है। अगर बिहार के कृषि व्यवस्था के बारे में किसी भी तरीके के सुधार के बारे में आप बातचीत करना चाहते हैं, ये एक बेसिक मिनिमम है जो आपको करना चाहिए। दूसरी, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो कही, जो विकास ने भी कही, मनीष ने भी कही, इरिगेशन की समस्या जो है, कृषि में जो सिंचाई की जो व्यवस्था है उसको करने का काम सरकार ही कर सकती है। एक आम आदमी नहर नहीं लगा सकता है, एक आदमी डैम नहीं बना सकता है, एक आदमी जो है वो बड़े बड़े इस तरीके जो सिंचाई की व्यवस्था होती है वो नहीं कर सकता है। किसान के बस की बात नहीं है। किसान ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़मीन में बोरवेल लगा लेगा, डीजल का ये ट्यूबवेल लगा लेगा, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता है। पर सिंचाई की व्यवस्था करने का काम सरकार का ही है। उस पर बहुत सारे विचार विमर्श हो चुके हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सहमत हूँ, वो जो चीज़ें आप लोगों ने कही वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। आंकड़ों की बात विकास ने की, मेरा थोड़ा उस पर जो है वो मुझे लगता है ज़रूरी है, होना चाहिए, हर सरकार के पास होना चाहिए। और ये जो एक पॉइंट है कि आंकड़े अगर नहीं होंगे तो फिर आप कर नहीं पाएंगे, पर आंकड़ों से भी ज़्यादा ज़रूरी है एक राजनीतिक समझदारी कि करना क्या है। आंकड़े मिल भी जाए तो फिर भी जो है वो गड़बड़ भी हो सकती है उस मामले में। और मुझे लगता है कि दो मुद्दों पे जिसमें कि मैं स्किप करूंगा, मतलब उस पर बातचीत नहीं करूंगा, वो एक मुद्दा है कि कहीं ना कहीं आज के ज़माने में, आज की परिस्थिति में लैंड क्वेश्चन को हमें दोबारा देखना पड़ेगा। ये ज़मीन की बात इन्होंने की, काफ़ी डिटेल में जाके सारी तरीके की बातचीत की। सच्चाई ये भी है, आज के दिन में कोई किसान किसानी नहीं करना चाहता है। करना भी चाहता है तो अपने बच्चे को तो नहीं कराना चाहता है। और ये बिहार की समस्या नहीं है, ये विदेश की भी समस्या है। अमेरिका में भी लोग जो है कोई अपने बच्चे को किसान में नहीं भेजना चाहता है, दिल्ली में भी कोई अपने बच्चे को किसान में नहीं भेजना चाहता है। और हमारे बिहार के लोग भी किसान में अगर हैं भी तो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो बड़ा होके कोई नौकरी कर ले, सरकारी नौकरी कर ले, प्राइवेट का ही नौकरी कर ले, कोई और नौकरी कर ले, वही खोजते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि किसानी आज के दिन में एक घाटे का सौदा बन गई है। उसका उपाय क्या है दुनिया में, और ये चीज़ हम लोग सबसे पहले छात्रों को बताते भी हैं, ये दुनिया की रीति है एक तरीके से मान के चलिए, या विकास की रीति एक तरीके से मान के चलिए। जैसे जैसे विकास होता है, इसको हम स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, कि कृषि पे आधारित जो आपकी जनसंख्या है वो कम कम होते जाएगी। लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गैर कृषि पे आधारित होते जाएंगे। उसको आप उद्योग बोल लीजिए, उसको आप व्यवसाय बोल लीजिए, सर्विसेज बोल लीजिए, जैसे भी कर लीजिए, और वो बढ़ता जाता है। कोई भी विकसित देश आज के दिन में नहीं है जहाँ पे कि कृषि का जो कंट्रीब्यूशन है उसके आय में वो 3-4% से ज़्यादा है, और उतने ही लोग वहाँ पे काम करते हैं। बाकी 95% से लेके 96-97% लोग जो हैं वो उद्योग में काम करते हैं या फिर व्यवसाय सर्विसेज में काम करते हैं, और यही होना भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा हटने की कोशिश कर रहा हूँ, और हटने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि इस परिचर्चा में एक दूसरा भी एक पहलू है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। मैं उस पर आना चाहता हूँ। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि अर्थव्यवस्था एक ही चीज़ नहीं है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। वो मैं आपको उसके तरफ आपको खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये होता इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे आपकी जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ती जाती है तो आपके जो खर्चे हैं, वो खाने के जो खर्चे होते हैं वो उस स्पीड में नहीं बढ़ते हैं। अगर आज आपकी आय प्रति माह 1000 रुपये है, कल को आपकी प्रति माह आय जो है 1 लाख रुपये हो गया, तो आप 100 गुना ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं, मर जाइएगा। आप जितना खाना खाते हैं उतना ही खाना खाएंगे। आपका खाना तो वो 1 लाख में से जो 99,000 आपका जो एडिशनल हुआ, वो 99,000 जो है आपका वो खाने के अलावा एरिया में खर्च होता है।
तो ये एक रीति है, एक तरीके से सब कोई जानता है कि जैसे जैसे आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका खर्च जो है वो गैर कृषि पे खर्च होगा। और गैर कृषि में सिर्फ उत्पाद की बात नहीं है, मतलब जो आप सामान खरीदते वही नहीं है, सर्विसेज बढ़ने लगते हैं। पहले आप जो है वो सिर्फ छोटा सा, मतलब मान लीजिए आप बाल कटाते थे या फिर कुछ और करते थे, अब आप जो है बहुत सारी सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। आप जो है वो म्यूज़िक सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, डेटा सर्विसेज, बहुत सारी चीज़ें का आप इस्तेमाल करते हैं। वो बढ़ते जाता है और वो बढ़ना भी चाहिए। एक समय आना चाहिए जब हमारे राज्य में भी कृषि पे आधारित जनसंख्या 5% से कम हो जाए, तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तब हम मान जाएंगे कि हाँ, बिहार विकसित है। जो लोग भी आपको कह रहे हैं कि 100% जनता कृषि में ही होनी चाहिए, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। बिहार का भविष्य कृषि में जनता के भरने से नहीं होगा, उसको वहाँ से जनता को कृषि से बाहर निकालना ही पड़ेगा। ये एक मान के चलिए, ये आपका एक, उस पर भी हमें समझदारी बनानी पड़ेगी। उसमें कृषि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैं आता हूँ क्यों उस पर करता है, पर ये मान के चलिए कि बिहार के विकास के लिए आपको लोगों को कृषि से बाहर निकालना पड़ेगा। लोगों को कृषि से बाहर निकलना पड़ेगा और आउटसाइड में आपको जाना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग में जाएं, सर्विसेज में जाएं, जहाँ भी जाएं। आम जनता ये चाहती है, जो किसानी कर रहा है उसको पता है कितना मुश्किल है, और वो चाहता है कि उससे दूसरे तरह के, तभी तो हमारे यहाँ जो है वो 1,000 नौकरी निकलती है और 40 लाख लोग जो है वो ट्रेन पे लाइन लगा देते हैं, रात रात भर जो है प्लेटफॉर्म पे बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ही आपको मूव करना है। तो जो गैर कृषि सिस्टम है वो ज़रूरी है लोगों को, लेकिन ये हम इंसानों की बात कर रहे हैं, परिवारों की बात कर रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम आज आपको उठा दिए, किसान है, उठा के निकाल के बोले कि अच्छा ठीक है कल से आप गैर कृषि कीजिए। ये तो नहीं हो सकता ना। उसका एक नेचुरल प्रोसेस होता है, और उसका नेचुरल प्रोसेस शुरू होता है जब कृषि में आमदनी बढ़े। 1,000 से 1 लाख जाने का रास्ता जो है वो कृषि से होके जाता है। तो ये जो प्रोसेस पूरा जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब आपकी आमदनी कृषि में बढ़ेगी। और जैसे ही कृषि में आमदनी बढ़ेगी, आपके लोग कृषि से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए कृषि की जो सुधार की बात की जा रही है वो बहुत बहुत ज़रूरी है। पर वो सुधार तभी होगा जब उसका परिवर्तन जो है वो इनकम्स में हो, आय भी आपकी जो है वो बढ़े। और सरकार का एक ही मुद्दा होना चाहिए, कैसे कृषि में आप आमदनी बढ़ाएं। बिहार के लिए समस्या काफ़ी गंभीर समस्या है। क्यों? आप पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को पता है, मैं बार बार ये चीज़ दोहराता हूँ, तो इसलिए ये जानकारी आपको दे देता हूँ। मैं 2011 का जब जनगणना हुआ, तो 2011 की जनगणना में बिहार का शहरी प्रतिशत, माने कितने प्रतिशत लोग बिहार में शहरी क्षेत्र में रहते हैं, जिसको हम अर्बन पॉपुलेशन बोलते हैं, वो जो है वो पता नहीं आप में से कितनों को पता होगा बिहार में कितना था। 2011 का जो लास्ट सेंसस हुआ था 11%। 11% है, मतलब कि 90% इस राज्य के जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं। अंदाजा कीजिए कि 1951 में कितने लोग थे भारत में, पूरे भारत में कितने लोग गांव में रहते थे और कितने लोग शहर में रहते थे। 1951 में जब देश आज़ाद हुआ, जब पहला जनगणना हुआ, तो पूरे भारत में 18% लोग जो है वो शहर में रहते थे कुछ, और अभी जो है वो 60 साल बाद, 65 साल बाद भी बिहार में उससे कम लोग शहर में रहते हैं। और जो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन भारत सरकार का आंकड़ा निकला है, उसमें यह बताया गया है कि 2036 में बिहार में शहरी आबादी 13% 14% से ज़्यादा नहीं होगी। मतलब 51 में जितनी थी, उसके 75 साल बाद भी बिहार उससे ज़्यादा ग्रामीण है जितना कि पूरा भारत था। भारत में 2036 में करीब करीब जितने भी बड़े राज्य हैं वो सारे ऐसे होंगे जिनको हम शहरी राज्य कह सकते हैं, कि उनमें आबादी जो है वो 50% से ज़्यादा जो है वो शहरी आबादी होगी। तब हमारा बिहार जो है वो करीब 85-86% ग्रामीण लेके चल रहा होगा। ये सिस्टम चल नहीं सकता है, ये सिस्टम चल ही नहीं सकता है। तो आपको वो एक तरीका निकालना पड़ेगा कि कैसे हम बिहार में जो कृषि व्यवस्था को सुधार करना है, ये लिंक्ड है।
कृषि व्यवस्था में जो चीज़ मैटर करती है वो है प्रति व्यक्ति आय। कृषि पर कितने लोग निर्भर हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर 100 लोग निर्भर हैं तो वो पूरी आय 100 लोगों पर डिवाइड हो जाएगी, पर वही अगर 50 लोग कहीं और जगह नौकरी कर रहे हैं तो 50 लोगों से डिवाइड होगी, तो अपने आप वो दुगनी हो जाएगी, वो आय भले ही उपज जो है वो उतनी ही रहे। तो हमें उस तरीके को भी सोचना पड़ेगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए हम क्या इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं और किस तरीके से हम जो है वो गैर कृषि क्षेत्र में व्यवसाय को भी पैदा कर सकते हैं। बिहार में बहुत संभावनाएं हैं। बिहार में एक्चुअली अनगिनत संभावनाएं, अनगिनत संभावनाएं इसलिए होती हैं कि बिहार आज के दिन में जो भी कहिए एक विधि का विधान कह लीजिए, जो भी कहना है आपको कह लीजिए, लेकिन स्थिति यह है कि आज के दिन में हमारे यहाँ बिहार जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग के मामले में सबसे कम है। खर्च मतलब अगर रहने का जो खर्च आप जिसको एस्टिमेट किया जाता है वो कम है। आपकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, आबादी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि आप चीप लेबर के सबसे बड़े सप्लायर हैं। आज के दिन में केरल में बिहारियों का माला से स्वागत किया जाता है गेस्ट लेबर कह के। पहले माइग्रेंट लेबर कहा जाता था, आजकल गेस्ट लेबर कहा जाता है। सरकार इंश्योरेंस दे रही है, घर दे रही है, स्कूल दे रही है, क्योंकि वहाँ लोग हैं नहीं, यहाँ से लोग जा रहे हैं। हर राज्य में चले जाइए तो यहाँ के बिहार के लोग प्रवासी के रूप में काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े ओहदे पे भी काम कर रहे हैं, छोटे छोटे सिक्योरिटी गार्ड से लेकर बाकी जगह भी काम कर रहे हैं। चीप लेबर का सोर्स है, पर वो चीज़ जो है वो हमारे यहाँ बिहार में हमें जो है वो उसको वापस बिहार में रोजगार पैदा करना पड़ेगा। और बिहार में रोजगार अगर पैदा करना चाहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र को भी जो है उसको उसमें जोड़ना पड़ेगा। पहली बात आप जान लीजिए कि बिहार में इंडस्ट्रीज़ एक फंसा हुआ मामला है। कोई भी आपको कहानी सुना दे, लेकिन बिहार में इंडस्ट्रीज़ होने वाला उतना है नहीं। इसके 3 कारण हैं। पहला, बिहार लैंडलॉक्ड स्टेट है। लैंडलॉक्ड का मतलब चारों तरफ से वो लैंड से घिरा हुआ है। कोस्टल एरियाज़ में वो एक आसानी होती है, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, वहाँ पे कोस्ट सो फॉरेन कंपनीज जो प्रेफर करते हैं क्योंकि एक्सपोर्ट करना हो या बाकी सी चीज़ें करनी हो वो आसान होती है। लैंडलॉक्ड स्टेट्स में वो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम आ ही जाता है। दूसरा हमारा समस्या है कि हमारे पास मिनरल रिसोर्सेज ऑलमोस्ट ज़ीरो है। जो भी थे वो झारखंड में चले गए। हमारे पास अपने मिनरल रिसोर्सेज उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है नहीं। तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा समस्या है, जो कि आज के उद्योग को चाहिए, लैंड, वही एक चीज़ उनको चाहिए, वो भी हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है और हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित है। तो हम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसा एकड़ का एकड़ जो है वो उनको उद्योग को बांट नहीं सकते हैं। पर उसी से हमारा खुशी का बात भी है कि इस देश में भी जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, उसमें सर्विसेज ने एक बड़ा रोल प्ले किया है। और आज के दिन में सर्विसेज एक बड़ा सेक्टर है जो बिहार के लिए काफ़ी सूटेबल है। सर्विसेज के लिए आपको कुछ बहुत ज़्यादा लैंड की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा कोस्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ जो है वो डेटा के ऊपर हो रहा है। आपका कॉल सेंटर यहाँ पे बैठे हो सकता है, अमेरिका को आप सर्व कर सकते हैं, बाकी जगह कर सकते हैं। आपके पास एडवांटेज है क्योंकि डेटा सेंटर्स खोलने के लिए आपको सिर्फ पानी की ज़रूरत होती है, कूल करने के लिए पानी चाहिए और एनर्जी चाहिए, वो आपको अगर है तो आप जो है वो यहाँ पे सर्विसेज का कर सकते हैं। और सर्विसेज ही एकमात्र तरीका है आपको जहाँ पे कि आपको शिफ्ट करना पड़ेगा और वो शिफ्ट किया जा सकता है। एक उदाहरण मैं देता हूँ। जो आप सबके पास मोबाइल फ़ोन है और आप सबके पास बहुत सारा लोग यूज़ भी नहीं करते हैं। कॉल सेंटर है, आप जब कॉल करते हैं अपने फ़ोन में आपको कोई प्रॉब्लम होता है, वो कॉल सेंटर जब आप कॉल करते हैं तो वो उसमें पहला जो बटन आता है कि आप किस भाषा में बात करना चाहते हैं, हिंदी या अंग्रेजी में। 90% से ज़्यादा लोग या तो रीजनल लैंग्वेज खोजते हैं या हिंदी खोजते हैं। अंग्रेजी में बात करते हैं, जो बटन दबाते हैं कि हमको अंग्रेजी में बात करना है कॉल सेंटर वालों से, वो संख्या 5 से 6% के करीब है। जाहिर तौर पे यहाँ की जनता जो है वो हिंदी में ही बात करने के लिए, कौन वो फ़ोन करके बोलेगा कि हम इंग्लिश में बात करेंगे, कि वैसा होता नहीं है। अब हिंदी में कॉल सेंटर खोलने के लिए आपको बम्बई में कॉल सेंटर खोलने की क्या ज़रूरत है? बिहार में आप कॉल सेंटर खोल सकते हैं। अगर आप बिहार में कॉल सेंटर खोलेंगे तो बिहार में कॉल सेंटर में पर एम्प्लॉय कॉस्ट जो होता है वो 40% है कंपेयर टू पर एम्प्लॉय कॉस्ट इन एनी ऑफ द मेट्रोपॉलिटन एरियाज।
और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग चाहिए, बहुत को आपको हेक्टेयर लैंड नहीं चाहिए। आप कॉल सेंटर कर सकते हैं, आप बहुत सारे आपके जो BPO बिजनेस प्रोसेसिंग सर्विसेज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारे कर सकते हैं। ये तो आपको इंडस्ट्री से इंटरफेस बता दिया। पर एक जो दुख है मेरा, बहुत सारे लोगों का दुख है इस हिसाब से, कि जो दूसरा एक बड़ा तबका होता है जहाँ पे कि सर्विसेज सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा कर सकते हैं, वो है हेल्थ और एजुकेशन। और इन दोनों क्षेत्रों में बिहार जो है वो पिछड़ चुका है काफ़ी ज़्यादा मामले में, और पिछड़ चुका है, पर इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें संभावनाएं नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि बिहार का एक समय था, एक ज़माना था, तो जब नाम लेते हैं तो किसका बोलते हैं? बोलते हैं बुद्ध की नगरी है, बोलते हैं नालंदा की नगरी है, बोलते हैं विक्रमशिला की धरती है। कोई ये नहीं बोलता है कि यहाँ बहुत सबसे बड़ा मैंने फैक्ट्री यहीं पे होता था, सबसे बड़ा ट्रेड हमारे यहाँ होता था। शिक्षा की नगरी थी ये, शिक्षा का राज्य था ये। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम चाहें तो एक बड़ा एक इंडस्ट्री खुला है, और वो इंडस्ट्री जो है वो बिहार भी शिक्षा के क्षेत्र में अगर वो खर्च करे, शिक्षकों को लेकर, और एक शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी होने की कोशिश करे, तो वो एक बड़ा तरीका है जिसमें हो सकता है। और दूसरी व्यवस्था जिसमें वो हो सकता है वो और हेल्थ है। अब शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ऐसे जो हैं जो लेबर इंटेंसिव है, जो लेबर रिक्वायर करते हैं, तो वहाँ पे भी अगर आप चाहें तो आपका लेबर का डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी तरीके से हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, और वो उसको किया जा सकता है। वो जरूरी, वो आपको आगे ले जाएगा, क्योंकि अगला जो सर्विस इंडस्ट्री आ रहा है वो यही मांग रहा है, शिक्षा। अगला सर्विस इंडस्ट्री जो है वो मैनुअल लेबर नहीं मांग रहा है, वो आपको लिटरेसी मांगता है, एफिशिएंसी मांगता है, और एजुकेशन मांगता है। अगर बिहार उस लेवल पे आगे बढ़ जाए तो जो सर्विस सेक्टर में जो रोजगार पैदा होंगे उसको एक अच्छा से आप कॉर्नर कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि उस तरीके को भी हमें सोचना चाहिए, उसको रोजगार के ऊपर। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ कृषि के विकास के दर पे आप बिहार को जो है वो अग्रणी बना देंगे, तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है, क्योंकि एक नेचुरल प्रॉब्लम भी होता है जिसको हम बोलते हैं कि कृषि व्यवस्था में कहीं भी तरीके से आपका जो वृद्धि दर, ग्रोथ रेट होता है, उसकी एक नेचुरल लिमिट होती है। 4%, 5% पे अगर ग्रो कर रहा है आपका कृषि विकास दर, तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि अंततः पैदावार तो ज़मीन से होनी है। ज़मीन में पैदावार जो है वो कितना भी आप कर लीजिएगा, 10 गुना तो नहीं हो जाएगा। अब जो भी कहिएगा, गाय का बछड़ा एक निश्चित समय पे बच्चा गाय जो है वो निश्चित समय में बच्चा देती है ना, आपके कहने से डेली तो नहीं देने लगेगी। तो एक उसका एक नेचुरल लिमिट होता है, जो एक मौसम होता है। हम साल में 2 ही मौसम का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। आप अगर उसमें बहुत ज़्यादा इनोवेशन कर लीजिएगा तो 4 मौसम थोड़ी ही कर लीजिएगा। आप जनवरी में बारिश थोड़ी करवा लीजिएगा, आप जो है वो मई में जो है वो नहीं करा सकते हैं ना। एक नेचर से कंस्ट्रेंट है, तो इसलिए उसका जो ग्रोथ का जो एक पोटेंशियल होता है, जिसको हम बोलते हैं, एक लिमिट के बाद से वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स में आ जाता है। मतलब उस पर कितना भी आप उस पर फर्टिलाइजर डालिएगा, कितना भी मेहनत कीजिएगा, रिटर्न्स कम होते जाएंगे। सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग में इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है, मतलब आप ज़्यादा उस पर टेक्नोलॉजी लगाइएगा, ज़्यादा इनपुट डालिएगा तो रिटर्न बढ़ते जाएगा, उसमें लिमिट नहीं होता है, वो आपका बढ़ते जाता है। तो अगर आप इसको मान के चलिएगा तो आपका आगे का ग्रोथ, अगर आप 10% ग्रोथ सोच रहे हैं, तो वो ग्रोथ आपको सिर्फ कृषि के सुधार से असंभव है। आप कृषि के सुधार से आप एक काम कर सकते हैं कि आप निश्चित लेवल पर पहुंच जाएंगे। वो जरूरी है, वो फर्स्ट प्रिंसिपल है, वो कैटलिस्ट हम जिसको बोलते हैं। बिना कृषि सुधार के दूसरा नहीं होगा, लेकिन कृषि सुधार से सब कुछ नहीं हो सकता है। वो नेसेसरी कंडीशन है पर सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट कंडीशन के लिए आपको जो है वो ये भी सोचना पड़ेगा कि अब हम इसको कृषि से बाहर कैसे आगे जाएं, और इसलिए आपको जो है वो स्ट्रैटेजी भी साथ साथ ले जानी पड़ेगी, तभी जो है वो आप संपूर्ण विकास की बात कर सकते हैं। और संपूर्ण विकास में यहाँ पे कृषि का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, कृषि का एक इनिशियल रोल है, पर वहाँ पे रुक जाने से फिर जो है आप फिर वापस एक समस्या में आ जाएंगे कि आप इसको एक लेवल पे आगे नहीं ले जा पाएंगे। तो जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी होती है, इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी होती है, वो आपको सर्विसेज से ही मिलेगी। और सर्विसेज के लिए बिहार सूटेबल है अगर आप इन्वेस्ट करें एजुकेशन और हेल्थ पे। तो अगर आप इसको इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास
अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिससे कि आप जो है वो सर्विसेज सेक्टर, जो नया सर्विसेज सेक्टर खास करके आ रहा है, उसमें आप फ़ायदा उठा सकते हैं और वो आप कर सकते हैं। और उसके लिए आपका कॉल सेंटर गांव में भी खुल सकता है। कॉल सेंटर का ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल जो है इनकम टैक्स चौराहे पे ही जो है खोलना है। वही एक फ़ायदा है, क्योंकि वो लोकेशन से उसका कोई मतलब नहीं है। आप जो है वो एज लॉन्ग एज वहाँ पे जो है वो बिजली आपको पूरे समय मिल रही है और आपके पास लोग हैं काम करने के लिए, तो आप जो है वो डेटा आपके पास अवेलेबल है, तो आप वो उसमें वो भाग ले सकते हैं। तो मैं मुद्दों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था कि जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि अर्थव्यवस्था में थोड़ा फर्क करना पड़ेगा। कृषि अर्थव्यवस्था आज के दिन में काफ़ी डोमिनेंट है, लेकिन आप मुझसे पूछेंगे कि क्या 50 साल बाद भी बिहार में लोग जो है वो कृषि पे भी आधारित होने चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं नहीं चाहूँगा कि कोई आदमी कृषि पे वहाँ पे आधारित हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि से बाहर निकल जाएं, एक रेगुलर नौकरी करें, शहरों की तरफ जाएं, गांव हमारे शहर बन जाएं। वो रास्ता वो हमारा विजन हो सकता है। ये विजन नहीं हो सकता है कि अब किन्हीं को ज़िंदगी भर जो है वो आदमी जो है किसान बना रहे और बाकी देश जो है वो आगे बढ़ जाए। तब तो वही होगा कि पलायन होगा, तब जो है पलायन होगा और कोई उसका रास्ता हो नहीं सकता है। कि क्या करना चाहिए कृषि में आय बढ़ाने के लिए? बहुत सारे सोल्यूशन आपको इन दोनों ने दे दिए हैं। इतना ही कह सकता हूँ कि जब भी ज़रूरत हो, ये दोनों लोग जो है रेडीमेड इंसाइक्लोपीडिया अवेलेबल हैं। बिहार के कृषि के मामले में मक्का से लेके गन्ना से लेके हर चीज़ के बारे में आपको जानकारी दे देंगे। पर ये सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए आपको एक ज़रूरत पड़ेगी। ये नहीं कि जानकारी नहीं है, जानकारी है हमें क्या करना चाहिए, जानकारी हमें क्या करना, लेकिन मेन चीज़ है कि एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए और एक पॉलिटिकल विलिंगनेस चाहिए कि हम इस रास्ते पे बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। और अब ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, क्योंकि अगला जो आपको प्रेजेंटेशन है वो आपको इससे भी आगे लेवल पे ले जाने की बातचीत करेंगे। तो धन्यवाद।